A very good morning to all of you. So moving further on Indian economy, आज हम लोग NPCI के बारे में देखेंगे. ओके, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. बेसिकली हम लोग पिछले कुछ सेशन से इंडियन बैंकिंग सिस्टम देख रहे हैं एंड NPCI प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. ओके, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. बेसिकली इसकी स्थापना 2008 में हुई थी. सो वी शुड राइट दैट एस्टैब्लिश्ड 2008. ओके, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई है. नाम ही बता रहा होगा कि इट इज़ एन अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन, या कह सकते हो इट इज़ एन अम्ब्रेला डिपार्टमेंट. फाइन, जिसका महज एक काम है कि जितना भी रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम होता है इंडिया में उसको देखना. सो यू कैन राइट इट इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन. Okay, to look after retail payments and settlements, very important, in India. I hope it is very clear. Okay, तो बेसिकली ये एक ऐसा संस्था है, ऐसी संस्था है जो रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम भारत में जो जितना भी है उसको ये देखता है. इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं इसी के तहत हम लोग आज ऑनलाइन बैंकिंग में NEFT करते हैं, हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग में RTGS करते हैं, हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग में IMPS करते हैं, या फिर यू हैव नंबर ऑफ ATMs, यू हैव रुपे कार्ड. तो वो सब कुछ कहीं ना कहीं NPCI के तहत ही, मतलब कह सकते हो इसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत ही डील किया जाता है. ओके, एक खास चीज़ कि भारत में जितना भी पेमेंट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, आई शुड शेयर दिस एट दिस पर्टिकुलर टाइम. इन फैक्ट दिस इज PSS एक्ट 2007. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में आज के बाद आप दिमाग में ये रख लेना कि पेमेंट से रिलेटेड जो कुछ भी है, आई मीन उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई लीगैलिटी होगी, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कानून होगा. तो अगर वो कानून के बारे में पूछा जाए तो दैट इज PSS एक्ट 2007. और PSS का फुल फॉर्म हो गया पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट. नाम ही बता रहा है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि NPCI के अंदर बेसिकली हम लोग क्या क्या चीज़ देखते हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी इंपॉर्टेंट कोड विच इज़ गिवन बाय RBI, ओके, टू अ पर्टिकुलर बैंक, in fact particular branch of a bank, and that is known as IFSC कोड. आई होप आप जानते होंगे कि किसी भी खाते में पैसा अगर आपको डालना है, किसी भी अकाउंट में आपको पैसा डालना है, तो आई मीन टू से अगर हम लोग UPI की बात नहीं करें, विच इज़ अ वेरी रिसेंट थिंग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अगर UPI की बात नहीं करें जिसको हम लोग मोबाइल से लिंक कर देते हैं, तो यू नीड अकाउंट नंबर एंड यू नीड IFSC कोड. ओके, आज तो आप बस मोबाइल नंबर से ही पैसा डाल सकते हो. इनफैक्ट अब तो सिस्टम और अपग्रेड हो रहा है, और AEPS जो नया आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, मतलब अगर आपके पास आधार नंबर भी है तो आप पेमेंट कर सकते हो. एनीवेज उस पर हम लोग आएंगे. पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र में कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है अकाउंट नंबर और वो होता है IFSC कोड. तो हम लोग का पहला एजेंडा होगा IFSC को समझना. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, IFSC कोड. ओके, बेसिकली वो IFSC ही हुआ. कोड तो उसमें लगा हुआ है ही, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग IFSC कोड कहते हैं, इंडियन फाइनेंशियल
सिस्टम कोड। ओके, अब इसको कोशिश करते हैं हम लोग समझने का। फाइन, अब ये पहला चीज़ तो यहाँ पर दिमाग में आता है कि ये कोड देता कौन है, तो प्रोवाइडेड बाय आरबीआई। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन। प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू अ पर्टिकुलर ब्रांच। ओके, पर्टिकुलर ब्रांच, हर एक ब्रांच का आईएफएससी कोड अलग होता है। यहाँ बैंक की बात नहीं हो रही है, ब्रांच की बात हो रही है। और खास बात कि ये 11 डिजिट का कोड होता है। ओके, दिस इज 11 डिजिट कोड। एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करेंगे। ओके, जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आवर सिटी हज़ारीबाग। ओके, हम लोग हज़ारीबाग की बात अगर हम लोग कर लें तो हज़ारीबाग में यू हैव लेट अस सपोज एक्सिस बैंक। ओके, तो एक्सिस बैंक का कोड अगर आप देखोगे यू वुड फाइंड UTIB, then 1 2 3 4 6 1 3। I am talking about let us suppose Axis Bank हजारीबाग। ओके, या आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। आप एक एग्जांपल ले लो, जनरल एग्जांपल ले लेते हैं SBIN। ओके, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। समझने के लिए ये दो एग्जांपल इनफ है, आप कोशिश करो समझने का। यहाँ पर ये 4 बेसिकली बैंक को बतलाता है। ओके, कि वो किस बैंक का कोड है। 5th इज ऑलवेज अ 0। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आई मीन GS प्रो क्वेश्चन। 5th डिजिट इज ऑलवेज 0। ओके, और फिर आप देख पा रहे होंगे कि 6 और डिजिट बचता है, वो बेसिकली ब्रांच को बतलाता है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं दिस इज द ब्रांच कोड। ये ब्रांच कोड है। ओके, ये आपका बैंक कोड हो गया। 5वां डिजिट हमेशा IFSC में 0 होगा। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे होंगे कि दिस इज यू में से दिस इज एन 11 डिजिट कोड। ओके, यहाँ पर भी आप एक्सिस बैंक हजारीबाग को देख लो, तो ये 4 एक्सिस बैंक को बतलाता है। ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पहले एक्सिस का नाम UTI हुआ करता था, तो बेसिकली उसी कोड को अभी तक ये प्रिवेल कर रहा है। फाइन, ये 5वां हमेशा 0 होगा और ये 6 बेसिकली ब्रांच को बतलाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर IFSC कोड गिवन बाय RBI। हम लोग बैंकिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखने का कोशिश कर रहे हैं कि आज अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, ओके, तो वो किस बेसिकली सिस्टम से होता है। ओके, उसमें क्या क्या फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। तो पहला तो हो गया IFSC। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। ओके, इन फैक्ट आप अगर देखना चाहोगे कि कितना ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहा है या फिर होता है, देयर इज़ वन, आई एम वेरी सॉरी, देयर इज़ वन गवर्नमेंट वेबसाइट ताल। ओके, जस्ट गूगल इट। आपको उसमें हर एक 24 आवर्स, हर एक मंथ, हर एक क्वार्टर वाइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस का सारा डिटेल्स दिया हुआ है। ओके, यू ऑल विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की संख्या आई मीन इट्स काउंटलेस। ओके, यू कैन नॉट इवन इमेजिन द फिगर। खैर, अब दूसरा चीज़ हम लोग कोशिश करेंगे समझने का, NEFT। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ लुक, वी विल क्लियर आउट इट। ओके, फाइन। हम लोग 2 चीज़ कोशिश करेंगे समझने का, एक होता है NEFT और एक होता है RTGS। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट एटलीस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल नॉलेज, इनफैक्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, बट आई मीन आज के एरा में इनफैक्ट ओनली फॉर अ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग इन इवन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग पहले कोशिश करेंगे NEFT समझने का और RTGS समझने का, जिसको हम लोग नेफ्ट कहते हैं, और दूसरा है RTGS। कॉम्पेरेटिव है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे एक साथ लेने का। फाइन, NEFT तो देखकर ही समझ आ रहा है कि बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर।
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. Now this is very important. RTGS, real time gross settlement. अब दोनों में सबसे बेसिक फर्क कोशिश करो आप समझने का. जैसे दूसरे को देखेंगे RTGS, रियल टाइम, मतलब कहीं ना कहीं ये प्रोसेस फास्ट होगा. ओके, रियल टाइम. ओके, दिस इज अ स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू दैट. अब ये स्लो प्रोसेस क्यों है वो भी हम लोग कोशिश करेंगे समझने का. स्लो प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि ये 30 मिनट के बैच पे काम करता है. ये 30 मिनट के बैच पे काम करता है. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आप 4:10 पर एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए हो. ओके, तो वो 4:10 पर अपडेट नहीं होगा, वो आधे आधे घंटे का बैच बना रहता है. एक बार 4 बजे होगा, एक बार 4:30 बजे होगा, एक बार 5 बजे होगा, एक बार 5:30 बजे होगा. मतलब जितना भी NEFT हुआ वो सब आधे आधे घंटे के गैप में इकट्ठा ट्रांसफ़र होता है. लेकिन RTGS में ये रियल टाइम, मतलब अगर आप 4:10 पर ट्रांसफ़र किए हो तो वो 4:10 पर ही अपडेट हो जाएगा. आई होप दोनों के बीच में फ़र्क समझ में आ रहा है. इम्पॉर्टेंट है. पहले ये 24/7 नहीं हुआ करता था, इधर वो NEFT की बात कर लो या फिर RTGS की बात कर लो. लेकिन रिसेंट पास्ट में दोनों को 24/7 कर दिया गया है. मतलब अब आप कभी भी NEFT कर सकते हो और आप कभी भी RTGS कर सकते हो. ओके, एप्लीकेशन के माध्यम से भी कर सकते हो, मोबाइल ऐप्स के माध्यम से भी कर सकते हो. NEFT में मिनिमम और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है. So we can write no limit of maximum, minimum or maximum. फाइन. लेकिन RTGS में एक कह सकते हो कंस्ट्रेंट लगा हुआ है और मिनिमम 2 लाख है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है. फाइन. Now one more very important question, very important question, GS Pro question. NEFT is applicable for India as well as Nepal. मतलब अगर आप नेपाल में भी फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हो, ओके, तो NEFT आप कर सकते हो, बट RTGS is only for India. तो you can write this is for India and Nepal, but this is for only India. ओके, टेक अ लुक. दोनों की शुरुआत 2005 में हुई थी. हमने आपको बताया थोड़ा सा कॉम्पेरेटिव है, इसीलिए दोनों को हम लोग एक साथ यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं देखने का. दोनों की शुरुआत 2005 में हुई थी, NEFT की भी और RTGS की भी. टेक अ लुक ऑन इट. ओके, नाउ वन मोर, there is a payment service which is very important even, एंड दैट इज़ IMPS. आई होप आपको दिमाग में आ रहा होगा, मोबाइल से तुरंत पेमेंट हो जाता है. फाइन, विद इन सेकेंड्स आप पेमेंट कर सकते हो. तो IMPS का, तो अगर हम लोग IMPS को कोशिश करें यहाँ पर लेने का, तुरंत पेमेंट हो जाता है. तो तुरंत इमीडिएट पेमेंट सर्विस. आई होप आप ये लिंक भी कर सकते हो, कोशिश करोगे अगर फुल फॉर्म, फुल फॉर्म से ही आपको समझ में आ जाएगा. इमीडिएट पेमेंट सर्विस मतलब तुरंत पेमेंट हो जाता है. खास बात ये केवल और केवल मोबाइल से ही होता है. ओके, मोबाइल से होता है, मतलब वो ऐप से होता है, मोबाइल के ऐप से होता है. बट ऑब्वियस है, आप अगर उसको लैपटॉप पर भी अगर ऐप रखते हो तो वो आप कर सकते हो. फाइन. तो IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस इज थ्रू मोबाइल. इन जनरल हम लोग अगर बात करें तो मिनिमम लिमिट कुछ भी नहीं होता है, मैक्सिमम 50,000 होता है. खास बात 24/7 ये भी होता है. मिनिमम नो लिमिट बट मैक्सिमम 50,000.
IMPS आप 50,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। टेक अ लुक ऑन इट। ओके, ध्यान रहे कि ये NPCI बेसिकली बनाया था RBI ने अलॉन्ग विथ इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, IBA जिसको कहा जाता है। इस पर हम लोग एक डेडिकेटेड क्लास लेंगे। तो इन दोनों के कह सकते हो इकट्ठा हेल्प से, आई मीन दोनों की मदद से बेसिकली NPCI का गठन किया गया था। ओके, बेसिकली ये डिजिटल पेमेंट को रेगुलेट करता है, बट ऑब्वियसली RBI के अंडर है ये। ओके, सो अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि व्हाट इज़ द बेसिक वर्क या फिर बेसिक फंक्शन ऑफ NPCI, तो आप कह सकते हो कि इट रेगुलेट्स डिजिटल पेमेंट्स ऑफ इंडिया। सो आई कैन राइट इवन regulates digital payment। इनफैक्ट पेमेंट को ही वो रेगुलेट करता है, सारा डिजिटल पेमेंट तो है ही। ओके, टेक अ लुक। देयर आर नंबर ऑफ सर्विसेज जो अभी और इनफैक्ट ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन पेमेंट या डिजिटल पेमेंट में बढ़ता जा रहा है। जैसे आप एक बहुत रिसेंट पास्ट में से सुने होंगे ECS। ओके, देखेंगे हम लोग। अब थोड़ा एग्जांपल से कोशिश करते हैं समझने का। जैसे लेट अस सपोज आपको बल्क पेमेंट करना है। ओके, आप एक एम्प्लॉयर हो और लेट अस सपोज आप एक फर्म के कह सकते हो मैनेजमेंट वाले पोर्शन पे हो एंड यू हैव टू पे सैलरीज, फाइन। और बल्क हर महीना सैलरी पे करना है, रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन करना है, या आप मान लो कोई LIC का प्रीमियम लिए हुए हो। ओके, वो हर महीना आपको इंस्टॉलमेंट देना है। तो वहाँ पर एक सर्विस आती है, वो भी NPCI के तहत ही है, जिसको कहते हैं ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। बहुत आसान है, कोशिश करो आप समझने का। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। बेस्ट पार्ट ये है कि जितना भी नाम है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ओके, मतलब यू डोंट हैव टू री एंटर एवरीथिंग। हर बार आपको री एंटर नहीं करना पड़ेगा। आपको LIC का प्रीमियम पता है, वो फिक्स्ड है, वो हर महीने आपके खाते से डिडक्ट हो जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग होगी। ओके, तो कह सकते हो दिस इज फॉर बल्क और रिपीटेटिव पेमेंट्स। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इस तरह से कि आप रिपीटेटिव पेमेंट के लिए NPCI के किस सर्विस को यूज़ कर सकते हो। ओके, एक रिसेंट पास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस जिसको हम लोग UPI कहते हैं, मोस्ट ऑफ यू ऑल माइट बी अवेयर ऑफ दिस। UPI जिसको कहा जाता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बेसिकली ये आपके मोबाइल नंबर से और बेसिकली ये आपके अकाउंट नंबर से लिंक कर दिया जाता है। ओके, और ये एक पर्टिकुलर कोड है, हम आई मीन वो आप खुद पासवर्ड सेट करते हो जिसको UPI पासवर्ड कहा जाता है, और उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो। फाइन, दिस इज अगेन अ वेरी कह सकते हो इम्पॉर्टेंट पेमेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय NPCI। ओके, आप couple of years back, in fact 3 to 4 years back exactly, okay, you might be aware कि नरेंद्र मोदी ने PM नरेंद्र मोदी ने एक सर्विस की अनाउंसमेंट की थी जिसको कहा गया था भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगेन दिस इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय NPCI, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ओके, देन यू माइट बी अवेयर कि आजकल आप देखते होंगे कि अपने मोबाइल के माध्यम से ही या फिर आप ऑनलाइन बिल का पेमेंट कर सकते हो। लेट अस सपोज आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लेट अस सपोज योर DTH का बिल है, या फिर व्हाट्सोएवर। ओके, पोस्ट पेड का बिल है। तो जितना भी बिल पेमेंट का है
वो बीबीपीएस के तहत होता है, एंड बीबीपीएस इज अगेन अंडर एनपीसीआई, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। सब नाम ही बता रहे हैं, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। वन लाइनर अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनपीसीआई फॉर बिल्स पेमेंट। ओके, देन अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आजकल आपको अकाउंट नंबर से अगर आधार आपका लिंक्ड है तो यू कैन इवन पे वाया आधार, जिसको एईपीएस कहते हैं। फाइन, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। सो देर आर नंबर ऑफ सिस्टम्स, इनफैक्ट और भी नए नए सिस्टम्स डे टू डे एनपीसीआई अपग्रेड कर रहा है। फाइन, और जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को थोड़ा सा कन्वीनियंट बना रहा है। जस्ट टेक अ लुक। फाइन, अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे एनपीसीआई के तहत वी हैव एटीएम्स, बट ऑब्वियस वो भी एक डिजिटल पेमेंट का ही सिस्टम है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके एनपीसीआई के अंडर ही आता है। ओके, सो वी हैव एटीएम्स, जिसको कहते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फाइन, कुछ देखेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पर एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। ओके, वी विल टेक सम क्वेश्चंस, जस्ट होल्ड ऑन। ओके फाइन, तो सबसे पहले तो एटीएम को कैटेगराइज किया गया है दो तरह से, इनफैक्ट दो भाग में इसको सब डिवाइड किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कलर। एक होता है वाइट लेबल एटीएम, एक होता है ब्राउन लेबल एटीएम। ब्राउन लेबल एटीएम और एक होता है वाइट लेबल एटीएम। अब थोड़ा सा फर्क आप समझ लेना, ये बेसिकली बैंक्स का होता है और ये एनबीएफसीज का होता है। आई होप आप अगर प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो किए हैं इंडियन इकोनॉमी का, तो एनबीएफसीज के बारे में हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग कोशिश करें इसके इतिहास में जाने का, इसके हिस्ट्री में जाने का कि वाइट लेबल एटीएम सबसे पहले किसने लॉन्च किया था, तो वो था इंडी कैश बाय टाटा। और ब्राउन लेबल एटीएम अगर किसने लॉन्च किया था सबसे पहले भारत में, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, तो यू हैव अ वेरी बैक हिस्ट्री फॉर ब्राउन लेबल एटीएम, दैट इज 1987 इन मुंबई by HSBC Bank. Okay, and NBFC, this is by IndiCash by Tata. Okay, just take a look. फाइन, ये तो बहुत रिसेंट था। अगर ईयर भी आप जानना चाहते हो तो 2013 की बात हो रही है, ये बहुत रिसेंट पास्ट का। ये पहली बार टाटा कंपनी ने इंडी कैश एटीएम या वाइट लेबल एटीएम एस्टैब्लिश किया था। ओके, ये भी मुंबई में ही, मुंबई इज़ द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी मुंबई में। फाइन, अब अगर आपसे ये कहा जाए कि वाइट लेबल एटीएम क्या कोई भी एस्टैब्लिश कर सकता है या फिर कोई भी वाइट लेबल एटीएम के लिए कह सकते हो एलिजिबल है कोई भी एनबीएफसीज, तो ये लाइसेंस आरबीआई के द्वारा दिया जाता है और मिनिमम 100 करोड़ कैपिटल होना चाहिए। तो यू शुड हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड इज 100 करोड़। फाइन, एंड लाइसेंस इज गिवन बाय, बट ऑब्वियस है सब कुछ आरबीआई के अंडर ही है, आरबीआई।
ओके, जस्ट टेक अ लुक। फाइन, हम लोग लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट सेशन में बात कर रहे थे फिनेंशियल इंक्लूजन का। आई होप आपको याद आ रहा होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन का बात किए थे। और फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम लोग बात किए थे जनधन अकाउंट की। और जनधन अकाउंट के वक्त हम लोग बात किए थे देयर इज़ अ पेमेंट इंटरफेस, देयर इज़ अ पेमेंट इंटरफेस जिसको रुपे कहा जाता है, RUPAY। आई होप अगर आप ATM के पीछे देखोगे तो यू वुड फाइंड आइदर वीज़ा, आइदर मास्टर कार्ड, ओके, और रुपे। तो ये सब बेसिकली पेमेंट इंटरफेस है, पेमेंट गेटवे है। तो ये इंडियन पेमेंट गेटवे है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंडियन पेमेंट गेटवे। ओके, इंडियन पेमेंट गेटवे है जो NPCI ने, कह सकते हो 2010 में इसकी शुरुआत की थी। अगेन अंडर NPCI। तो ATMs के पीछे अगर रुपे लिखा हुआ है तो समझ जाना आप कि वो इंडियन पेमेंट गेटवे वाला ATM है। अगर वीज़ा लिखा हुआ है, मास्टर कार्ड लिखा हुआ है, तो वो फिर दैट इज़ नॉट इंडियन। ओके, वीज़ा इज़ नॉट एन इंडियन कंपनी, रादर मास्टर कार्ड इज़ ऑल्सो नॉट एन इंडियन कंपनी। बेसिकली ये सब पेमेंट गेटवेज ही है। ओके, अब अगर मान लो किसी तरह का कोई आई मीन टू से सेटलमेंट इशू आ गया, ओके, मान लो कोई ATM से रिलेटेड इश्यूज आ गया, आप ATM इंसर्ट किए, पैसा नहीं निकला, ओके, या अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया, या व्हाट्सोएवर किसी भी तरह की मान लो शिकायत अगर कुछ है, तो NPCI इज लायबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर आई मीन इशू विद इन 7 days। ये RBI ने गाइडलाइन दे रखा है। तो मतलब आप इससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज होगा तो उसके लिए जो मैक्सिमम ड्यूरेशन दिया गया है वो 7 days का दिया गया है टू सॉल्व सेटलमेंट रिलेटेड इश्यूज। आई होप अब आपको ये जस्टिफाई होता हुआ दिख रहा होगा। एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन टू लुक आफ्टर पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स। फाइन, तो पेमेंट्स पर तो हम लोग बात कर लिए, तो 7 days टू रिजॉल्व सेटलमेंट रिलेटेड इश्यूज। अब ये किसके द्वारा गाइडेड है? देन यू कैन राइट गाइडेड बाय RBI। फाइन, जस्ट हैव अ लुक। ओके, आई डोंट थिंक कि एग्जामिनेशन में आपको NPCI से रिलेटेड, मतलब पेमेंट इंटरफेस से रिलेटेड, इससे ज़्यादा कुछ सवाल बनता है। कुछ जनरल अवेयरनेस के लिए आपको पता होना चाहिए कि ATM बेसिकली 2 तरह का होता है, एक होता है मेट्रो ATM और एक होता है नॉन मेट्रो ATM। फाइन, ओनली फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। मतलब किसी ATM में आप देखोगे, इस ATM पे लगा रहता है मार्क कि ये मेट्रो ATM है या नॉन मेट्रो ATM है। यू वुड फाइंड जितना मेट्रोज कह लो, आई मीन बॉम्बे, कैलकाटा, फाइन, या फिर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, देन यू हैव चेन्नई, देन यू हैव हैदराबाद, देन यू हैव बैंगलोर। तो ये सब जगह का जो ATM होता है उसको हम लोग मेट्रो ATM कहते हैं, जिसमें बेसिकली कहा जाता है कि आप 5 बार अपने ही ATM से निकाल सकते हो और 3 बार किसी और ATM से आप निकाल सकते हो। फाइन, 5 times विथ ओन बैंक, खुद के बैंक से, और 3 times विथ अदर बैंक्स। फाइन, अब इसके बाद अगर आप किसी दूसरे बैंक से निकालते हो तो बेसिकली वो 20 रुपया प्लस GST लगता है, 18% GST लगता है। फाइन, और नॉन मेट्रो ATM में अपने बैंक से तो आप अनलिमिटेड टाइम्स निकाल सकते हो, अदर से 5 बार निकाल सकते हो। नॉन मेट्रो में this is unlimited and you have 5 options, 5 times with a different bank। okay, अब इसके बाद ₹20 प्लस 18% GST ये डिडक्ट होता है।
So this was only for your general awareness, okay, not very much important for your examination, okay. So take a look, this is all about your NPCI. The most important question is PSS Act 2007, Payment and Settlement System Act, okay. आपको ध्यान रखना है कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई है. I hope it is very clear to all of you. That's all for today. Thank you.